हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लास में। आज हम लोग 28 अगस्त 2024 की इवनिंग शिफ्ट में आए हुए पेपर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इन पर बेस्ड प्रश्नों के आने की संभावना है आपके कल के एग्ज़ाम में। तो बिना देर किए वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ बैडलेस बेसिक वर्किंग मेमोरी मॉडल इज इन्वॉल्व इन द टास्क ऑफ प्रेसिंग कीज ऑन अ कीपैड इन अ क्लॉकवाइज पैटर्न। हिंदी में भी आप इसको देखिए। बैडलीज बेसिक वर्किंग मेमोरी मॉडल के ऊपर उन्होंने बात किया है। बैडले के आधारभूत कार्य साधक सिद्धांत का कौन सा संगठक कुंजी पटल पर कुंजियों को दक्षिणावर्त पैटर्न में दबाने के कार्य में शामिल है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि जो बैडले का आधारभूत कार्य साधक सिद्धांत है उसमें तीन प्रमुख चीज़ें हैं। उसको मैंने यहाँ पे एक अलग स्लाइड में आपको दिखाया है। ये देखिए, द वर्किंग मेमोरी मॉडल बैडले एंड हिच, ये बैडले एंड हिच का मॉडल है 1974 का। ये कहता है कि इट इज़ अ कॉग्निटिव मॉडल दैट डिस्क्राइब्स हाउ इन्फॉर्मेशन इज टेम्पररली स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड इन द माइंड ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क। जब हमारा दिमाग कोई कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करता है तो उसमें जो हम मेमोरी को जो स्टोर करते हैं, ठीक है, और स्टोर्ड मेमोरी को जो मैनिपुलेट करते हैं, तो उससे संबंधित मॉडल को बैडले और हिच ने 1974 में दिया था। इसमें तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। एक पे है यहाँ पे ये फोनोलॉजिकल लूप। फोनोलॉजिकल लूप का मतलब आप ये समझिएगा कि जब व्यक्ति अपने कानों से जो चीज़ें सुनता है, जितनी भी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है, कानों से सुन करके जो इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में जा रही है और स्टोर हो रही है, वो यहाँ पर फोनोलॉजिकल लूप से संबंधित है। एपिसोडिक बफर का मतलब ये होता है कि आपने अभी तक जो भी अपने पूर्व अनुभव से सीखा है, ठीक है, वो उस नए टास्क को परफॉर्म करते समय, उस नए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, नए कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करते समय आपको बीच बीच में अपने वो अनुभव याद आते रहेंगे कि मैंने ऐसा किया था। हो सकता है कि मेरा वो अनुभव इस काम में मेरे प्रयोग हो जाए, ठीक है। तो ये एपिसोडिक बफर होता है। तीसरा है जिसको हम बोलते हैं विजुअल स्पेशल स्केच पैड। विजुअल स्पेशल स्केच पैड क्या होता है? ये दरअसल दृश्य और स्थान संबंधी चीज़ों और उनकी याददाश्त से संबंधित होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि ये जो है आपकी उस सेंस से जो है जुड़ा हुआ होता है जिससे आप किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे उंगलियों से छूना, ठीक है, हाथ बढ़ा करके किसी चीज़ को प्राप्त करना। तो यहाँ पे आप देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ पे दिया गया है ना कि दक्षिणावर्त कुंजियों को दबाने में कौन सा पैटर्न या इस तरीके का कार्य शामिल है, ठीक है। तो कुंजियों को दबाने में आपका जाहिर सी बात है कौन सा होगा, यहाँ पर विजुअल स्पेशल स्केच पैड होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऐसे पॉइंट हैं जो मिल रहे हैं। एक है आपका फोनोलॉजिकल लूप और विजुअल स्पेशल स्केच पैड। तो दोनों में से केवल पहला वाला सही है यहाँ पे, बाकी ये दोनों इससे रिलेट नहीं करते हैं। बैडले के बेसिक वर्किंग मेमोरी मॉडल से ये दोनों रिलेट नहीं करते हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द स्वयंप्रभा चैनल्स आर डेडिकेटेड टू हायर एजुकेशन इन वेरियस डिसिप्लिन्स। देखिए इस क्वेश्चन को, इसके आंसर को पिछली बार यूजीसी ने ड्रॉप कर दिया था। ड्रॉप इसलिए कर दिया था कि यहाँ पे इन्होंने हायर एजुकेशन की बात की है, ठीक है। हायर एजुकेशन की यहाँ पे इन्होंने बात की है और पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे चैनल हैं, ठीक है, जो उच्च शिक्षा के लिए समर्पित हैं। उच्च शिक्षा के लिए समर्पित हैं, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी समर्पित है, 18 भी समर्पित है, 27 और 38 भी समर्पित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शन में आपको बी सी डी एंड ई कहीं नहीं नज़र आएगा, बी सी डी एंड ई कहीं नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको पिछली बार यूजीसी ने जो है ड्रॉप कर दिया था। हालांकि जिसने क्वेश्चन बनाया था उसने ये सोचा था कि इसके तीन ऑप्शन सही हैं, बी सी एंड डी, ठीक है। तो बी सी डी इसका ये तीन ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को उन्होंने सोचा कि ये सही माना जाए, लेकिन चैनल नंबर 38 भी हायर एजुकेशन में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। चैनल नंबर 38 क्या है? मैथमेटिक्स का चैनल है ये। और इसको कौन वो एग्जीक्यूट करता है? चैनल नंबर 38 को एग्जीक्यूट करता है आईआईटी तिरुपति। आईआईटी तिरुपति जो है वो मैथमेटिक्स में यूजी और पीजी लेवल के कॉन्सेप्ट्स और उनसे संबंधित क्या कहते हैं लेसन्स को जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है चैनल नंबर 38 पर, ठीक है।
तो आपका यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखा जाए तो समग्र रूप से केवल बी सी डी कुछ हद तक सही है, बाकी आपका ई ऑप्शन भी इसमें सही कहीं इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर दी प्राइमरी गोल्स ऑफ पीएम ई विद्या। देखिए इस पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि पीएम ई विद्या क्या है, पीएम ई विद्या के संगठक कौन कौन से, इसको आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बार बार बोला है कि जितने भी 40 चैनल्स हैं जो आपके स्वयं प्रभा के, उनको आपको एक बार पढ़ करके जाना है कि 1 से लेकर 10 तक कौन गवर्न करता है, ठीक है, 11 से लेकर के 19 तक कौन गवर्न करता है। तो इस तरीके से कौन कौन से चैनल किसके किसके द्वारा गवर्न होते हैं, सी के द्वारा कौन कौन से गवर्न होते हैं, इग्नू के द्वारा कौन कौन से गवर्न होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब पढ़ करके जाना है। अच्छा, पीएम ई विद्या के बारे में उन्होंने पूछा है तो हिंदी में भी देखिए। सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना, जी नहीं, क्योंकि जो आपका पीएम ई विद्या का कार्य है, ई विद्या का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देना है, इलेक्ट्रॉनिकली लेसन्स और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, उसमें कोई पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने का कोई मामला है ही नहीं। दूसरा है डिजिटल ऑनलाइन शिक्षण अधिगम विषय वस्तु तक बहुविधि अधिगम के तरीकों में सहायक होना। यस, जाहिर सी बात है, आप देखिए यहाँ पर कि डिजिटल ऑनलाइन शिक्षण के लिए पीएम ई विद्या का जो है फॉर्मेशन किया गया है। उच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना, जी नहीं, छात्रवृत्ति का से संबंध नहीं है, ठीक है, छात्रवृत्ति का इसमें कोई मामला नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। उन सभी के लिए व्यापक अभिगम्यता के अनोखेपन में सहायक होना, जी, व्यापक अभिगम्यता के अनोखेपन में सहायक होना बिल्कुल है, ठीक है। उन दूरस्थ क्षेत्रों में अधिगमकर्ताओं को लाभ पहुंचाना जहां स्थिर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, जी हाँ, क्योंकि जो 40 चैनल दिए गए हैं आपके, इन 40 चैनल्स को आप डीटीएच के थ्रू जो है देख सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल की डाटा की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर डीटीएच है तो आप भारत के किसी भी कोने में हों, आप वहाँ से इन चैनल को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सही होते हैं, बी डी एंड ई, बी डी एंड ई, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए 2 लिस्ट दी गई है, एक लिस्ट में सॉफ्टवेयर या टूल्स दिए गए हैं, दूसरे लिस्ट में उनका एप्लीकेशंस दिया गया है। ये प्लाटागॉन और माइंडमिस्टर और गिटहब, मेंटीमीटर, ये सारे के सारे जो है ये टूल्स हैं, ठीक। इनके थ्रू एक स्पेशल टास्क, एक स्पेशल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। जैसे प्लाटागॉन क्या है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप जो है एनिमेटेड वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेटेड वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। साइंस के किसी कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझाना है, मान लीजिए आपको न्यूटन के लॉज को समझाना है, तो आप न्यूटन के लॉज से संबंधित एनिमेटेड वीडियो इससे बना सकते हैं प्लाटागॉन से। तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है, आप देखिए, टू क्रिएट इंस्टेंट एनिमेटेड वीडियोज़, ठीक है। अब गिटहब क्या है, गिटहब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कोडिंग को शेयर भी करता है और कोडिंग को स्टोर भी करता है, दोनों काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आप गिटहब पे गए, गिटहब पे बहुत सारे जो कोडर्स हैं उनकी अपनी ये क्या कहते हैं कम्युनिटी बनी हुई है। तो अगर आपको कोडिंग से संबंधित कहीं कोई समस्या आ रही, दिक्कत आ रही, तो आप उस कोड को उस पर लिख करके डालिए, उससे संबंधित आपको तुरंत ही उस पर जो है रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। या अगर आपने किसी संबंध में कोई एक अच्छा कोड तैयार किया तो आप उसको वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो ये फोर्स से कनेक्ट हो जाएगा। माइंडमिस्टर का मतलब क्या हो गया, ये क्या करता है, ये आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के संदर्भ में कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका है, कोई आइडिया है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उसको क्या करता है, ये उसको समझने में, उसको ठीक से व्यवस्थित करने में ये मदद करता है, ठीक है। ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है ऐसा। और ले दे के बचता है मेंटीमीटर, क्या करता है ये, टू क्रिएट प्री एंड पोस्ट सेशन पोल्स टू गेज स्टूडेंट लर्निंग फ्रॉम ईच सेशन, कि स्टूडेंट ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, पहले और बाद में उसकी क्या स्थिति थी, ये दोनों आप इससे मेज़र कर सकते हैं। तो ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3, ए का 2, बी का 3, ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है 3 सही यहाँ पर, ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ स्वयं प्रभा चैनल 16 विद थीम स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन, मैंने आपको बताया था, देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया ये, कि चैनल नंबर 11 से लेकर के 16 तक जो गवर्न करता है उसको गवर्न करता है इग्नू उसके लिए कंटेंट तैयार करता है। गवर्न करने का मतलब कि चैनल नंबर 11 से लेकर के चैनल नंबर 16 तक जितने भी ये चैनल आ रहे हैं सबके लिए कंटेंट तैयार करने का काम इग्नू दिल्ली का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये थीम भी दे दिया है यहाँ पे, ठीक। चैनल नंबर 16 का जो थीम है वो स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन, इसी हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ लें कि चैनल नंबर 17 का थीम क्या है। तो आप चैनल्स के नंबर और उनके थीम और उनसे संबंधित कंटेंट्स कौन कौन क्रिएट करता है, ये आपको पढ़ करके जाना है,
इंपॉर्टेंट है बहुत, इस पे क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू इंटरवल रेशियो वेरिएबल्स। देखिए ये आपका एक तरीके का जो स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस होता है उसमें संबंधित जितने भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए कि इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर मेजरिंग स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए किसमें, बिटवीन टू इंटरवल रेशियो वेरिएबल्स। अगर इंटरवल रेशियो वेरिएबल्स की जगह यहाँ पे दे दिया गया होता, क्या कहते हैं, कोई किसी और वेरिएबल की बात कर दी गई होती, ठीक है, मान लीजिए ऑर्डिनल की बात की गई होती या नॉमिनल की बात की गई होती, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पर दिया गया है टू इंटरवल रेशियोज, तो इसके बारे में क्या है, ये आपका पियर्सन्स आर, ठीक, पियर्सन्स आर के थ्रू आप जो है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन को मेजर करते हैं, किन के लिए, इंटरवल और रेशियो वेरिएबल्स के लिए। लेकिन अगर नॉमिनल आएगा, ऑर्डिनल आएगा तो कुछ दूसरा होगा यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से स्पीयरमैन्स रो और फाई ईटा ये सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक। विच आर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वुड बी यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड्स। प्रवृत्तियों को दिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डाटा की आलेखीय निरूपण पद्धति उपयोगी होती है। आलेखी का मतलब हो गया कि जैसे आप बार डायग्राम बना रहे हैं, चार्ट डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, या पाई चार्ट्स बना रहे हैं, तो उसके थ्रू बिना कोई लिखे हुए टेक्स्ट के आप किसी एक इन्फॉर्मेशन को आप उस पर हाईलाइट कर देते हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि अब देखिए इसमें ज़रूरी क्या है, इसमें देखना क्या है आपको, इसमें आपको ध्यान रखना है फॉर शोइंग ट्रेंड्स, ठीक है। अगर फॉर शोइंग यहाँ पे प्रोपोर्शंस होता तो आपका हो जाता पाई चार्ट हो जाता, लेकिन क्या कर रहे हैं फॉर शोइंग ट्रेंड्स, तो ट्रेंड्स को हमें दिखाने के लिए हम कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं लाइन चार्ट्स का, ठीक है। लाइन चार्ट्स का ऐसे एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, वाई एक्सिस होती है, तो इसमें ये ठीक है, और ये इस तरीके का जो वो बनता है चार्ट, उसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट, ठीक है। बार चार्ट भी दरअसल ये कंपैरिजन में काम आ जाता है, कंपैरिजन में काम आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1991 में जो है गेहूं की फसल का उत्पादन इतना रहा, ठीक है, ये इस तरीके से बनता है बार चार्ट में, ये इस तरीके से बार बनाया जाता है ऐसे, ये ठीक है, और ये ईयर वाइज दे दिया जाता है, और दूसरा हो सकता है बार इससे बड़ा हो, तीसरा और इससे बड़ा हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन जब आप करते हैं, यहाँ मान लीजिए 91 में गेहूं का उत्पादन इतना था, 92 में गेहूं का उत्पादन इतना होगा, तो एक तरीके का आप कंपैरिजन करते हैं बार चार्ट में, ठीक है। पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट मैंने आपको बताया था, इस तरीके का गोला वो होता है, और इसमें आप जो है इसको आप एंगल्स के थ्रू डिवाइड करते हैं कि और उसको परसेंटेज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 40% जो है यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 30% यहाँ पे जो है फीमेल स्टूडेंट्स हैं, इस तरीके से ऐसे आप इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द मेन प्री ऑक्यूपेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्चेज, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च के गुणात्मक शोधों की मुख्य ध्यानमग्नता की पहचान करें। मतलब गुणात्मक जो शोध होते हैं उनका एम्फेसिस किस पर होता है, गुणात्मक शोध का एम्फेसिस किस पर होता है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सामान्यीकरण पर, विवरण पर? सबसे बड़ी बात, गुणात्मक शोध अगर है तो विवरण तो 100% होगा ही होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा 100%। गुणात्मक शोध अगर है तो उसमें भर भर की चीज़ें लिखी जाएंगी, विवरण बहुत सारा दिया जाएगा उसमें, विवरण तो होगा ही। संदर्भ पर विशेष जोर, बिल्कुल संदर्भ पर विशेष जोर दिया जाता है। और गुणात्मक शोध जो होता है लचीला होता है, लचीला इसलिए होता है कि उसमें जैसे होता है ना कि जैसे कि गुणात्मक शोध के अंतर्गत अगर आप चाहें इसमें आप चाहें तो मिक्स मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कुछ सिद्धांतों, कुछ नियमों का भी अलग से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक तरीके का नियमों का लचीलापन होता है, लेकिन मात्रात्मक शोधों में नियमों का ऐसा लचीलापन नहीं होता है, ध्यान रखना। और सामान्यीकरण इसमें नहीं होता। सामान्यीकरण किसमें होता है? सामान्यीकरण होता है मात्रात्मक शोधों में, ठीक है। तो ये नहीं होगा। तो आपका बी सी डी ये 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन एक बार पहले भी कर चुके हैं। आरएसएस और टीएसएस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैंने आपको बताया था। उस फार्मूले से अगर वो फार्मूला आपको याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। आर स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन मॉडल क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि आर स्क्वायर जो होता है इसका एक फार्मूला होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू
क्या होता है, और उसका इक्वल टू होता है 1 माइनस इज इक्वल टू, ये हो गया 1 माइनस ये RSS हो गया, ठीक है, RSS हो गया यहाँ पे, ठीक है, RSS और डिवाइडेड बाई TSS, डिवाइडेड बाई TSS, ठीक है, डिवाइडेड बाई TSS। TSS क्या है आप यहाँ पे देखिए सामने लिखा हुआ है टोटल सम स्क्वायर्स, और RSS क्या है, रेजिडुअल सम स्क्वायर्स। तो अगर हम किसी एक का भी यहाँ पे निकाल लें तो आ जाएगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिया गया है RSS यहाँ पे 25 है, TSS 60 है, तो हम पहले का ही निकाल के देख लेते हैं ये पहला वाला किसके साथ मैच कर रहा है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, RSS दिया हुआ पहले का, ए का दिया हुआ 25, तो ऊपर लिखेंगे 25, ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 60, नीचे लिखेंगे 60, देखिए यहाँ पे 60 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 5, 5 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा, और ये कितनी बार चला जाएगा, ये 12 बार चला जाएगा, 5/12 आ गया, ठीक है। अब 5/12 इसको आप और सॉल्व करेंगे, और इसको जो है क्लैरिफाई करेंगे, और इसको जो है सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 माइनस 5, ठीक है, ये 12 माइनस 5 अपॉन 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.58, ठीक है, ये आ जाएगा 0.58, ठीक है। तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है, ज़रा देखो तो 0.58 किससे कनेक्ट हो रहा है, 4 से कनेक्ट हो रहा है। तो पहला वाला अगर 4 से कनेक्ट हो रहा है, देखिए पहला वाला अगर 4 से कनेक्ट हो रहा है तो आपका देखिए ए का 4 किस में है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में, ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर डम्बिंग डाउन द न्यूज़ मीडिया। इसको हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से किसकी समाचार मीडिया को ग्राह्य बनाने के संबंध में स्तर गिराने के लिए आलोचना की जाती है। सबसे ज़्यादा समाचार मीडिया का अगर किसी ने स्तर गिराया है तो वो टेलीविज़न है। टेलीविज़न ने समाचार मीडिया का जितना सत्यानाश हो सकता था उतना किया, तो टेलीविज़न इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला चलते हैं। टुडे मास मीडिया एक्सरसाइज एनॉर्मस। मास मीडिया वर्तमान में किसका बृहद प्रयोग करता है, कारपोरेट शक्ति का, नीतिपरक शक्ति का, आर्थिक शक्ति का, या श्रमिक शक्ति का। देखिए नीतिपरक जैसा कोई चीज़ अब रह नहीं गया है मास मीडिया में, नीतिपरक शक्ति जैसी कोई चीज़ उसमें नहीं है। आर्थिक शक्ति या श्रमिक शक्ति, श्रमिक शक्ति भी श्रम के आधार पे वो किसी इसका बृहद प्रयोग नहीं करता है कि उसमें इतने ज़्यादा श्रमिक हों कि वो बहुत किसी एक बड़े बदलाव को, किसी एक बड़ी चीज़ को दिखा सकें। ये क्या है टोटल मास मीडिया, अब क्या हो गया है, मास मीडिया हो गया है सीधा सीधा कारपोरेट सेक्टर। तो ये कॉरपोरेट शक्ति का प्रयोग करता है, जितने भी चैनल्स बने हैं वो TRP के लिए मरे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉरपोरेट शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ ब्रॉडकास्ट एज। देखिए मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसारण प्रथम मीडिया युग की विशेषताएं हैं। मतलब कहने का कि जब हमारे यहाँ मीडिया युग की शुरुआत भारत में हुई तो उस समय निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं उस समय थीं, ठीक है, उस समय कौन कौन सी विशेषताएं थीं, ठीक है। ये डिसेंटर्ड था, मतलब विकेंद्रित था। विकेंद्रित मतलब क्या हो गया कि इसका जो शासन है और इसको चलाने का जो अधिकार है वो किसी के पास केंद्रित नहीं था। ऐसा नहीं भाई, मास मीडिया का शुरुआत से ही सरकार के पास रहा है, विकेंद्रित नहीं था, कभी भी नहीं रहा विकेंद्रित, ठीक है। एक तरफा संप्रेषण होता है बिल्कुल, टेलीविज़न और इस तरीके से जो है आप इस पर देखिए तो एक तरफा संप्रेषण होता है कि उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया, ठीक। बहुतरफा संप्रेषण नहीं होता है इसमें, ठीक, ये नहीं होगा। पूर्व प्रवण से राज्य का नियंत्रण। पूर्व प्रवण, प्रवण का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में का देखिए प्री डिस्पोज टू स्टेट कंट्रोल। यस, ये जितने भी इस तरीके के जो ब्रॉडकास्ट मीडिया रहे हैं ये सारे के सारे हमेशा से जो है ये गवर्नमेंट के अधीन रहे हैं, तो उनके नियमों के कानून के उनके अंदर चलते हैं। असमानता का साधन, असमानता का साधन आप इसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब मीडिया इस तरीके से बना तो आप देखिए इसमें जो कार्यक्रम आते थे या उस तरीके से जो भी चीज़ें रखी जाती थी उसमें मार्जिनलाइज पीपल जो होते थे, जो मतलब हाशिए के लोग थे, उनकी बात कम की जाती थी। तो असमानता का साधन भी एक तरीके से था। आज भी एक तरीके से आप देखो तो उसमें उतनी ज़्यादा
प्रेजेंस जो है वो मार्जिनलाइज ग्रुप की उतनी ज़्यादा नहीं है। तो 3 ऑप्शन आपके यहाँ सही होते हैं, बी, डी एंड ई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इमरजेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये कुल मिलाकर के 4 कॉन्सेप्ट हैं। इनको जो है आपको जो है इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपको इनको लगाना है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो इसमें आपको सबके ईयर याद होने चाहिए। सबके ईयर तो मुझे भी नहीं याद, तो मैं क्या काम करूँगा, इसमें से केवल मुझे दो का ईयर लगभग याद है। तो इसमें मैं देखता हूँ कि टेलीकम्यूटर ये लगभग 70s और 80s का है, 70s और 80s का है। और टेलीकम्यूटर के बाद आया है ये आपका, यस, एक मिनट, टेलीकम्यूटर के बाद आया आपका आभासी समुदाय। तो मतलब डी के बाद ए आया हुआ है। आभासी समुदाय मतलब इंग्लिश में आप देखिए वर्चुअल कम्युनिटीज़। ये लगभग 90 के दशक की बात है। ये टेली कंप्यूटर हो गया 70 से 80 के दशक के बीच, और ये 80 से 90 के दशक के बीच है वर्चुअल कम्युनिटीज़। ठीक है, और फिर आप देखिए तो डी ए यहाँ पे सही हो जाता है। फिर बीइंग डिजिटल आता है, फिर इंटरेक्टिव मीडिया कल्चर आता है, और सबसे लास्ट में क्या आता है, सबसे लास्ट में आता है साइबर कल्चर। साइबर कल्चर सबसे बाद में आएगा। ठीक है, साइबर कल्चर सबसे बाद में आएगा, जो सबसे लेटेस्ट है इस समय। ये ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसको देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने 2 लिस्ट दिए हैं, एक ऑथर का है, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। ऑथर्स ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं उसका आपको जो है सुमेलित करना है। तो आप जानिए कि हाँ, मार्शल मैकलुहान ये एक बड़े ऑथर थे। इन्होंने बहुत फेमस कॉन्सेप्ट जो है वो मास कम्युनिकेशन में दिया है। पहला इन्होंने कहा है कि ग्लोबल विलेज, मतलब ग्लोबल विलेज, उन्होंने दुनिया को ग्लोबल गांव कहा है। क्यों ग्लोबल गांव कहा है? क्योंकि अब इंफॉर्मेशन की पहुंच की वजह से पूरी दुनिया अब एक तरीके की ग्लोबल गांव में कन्वर्ट हो चुकी है कि हम सूचना जितनी जल्दी पहुंचेगी, जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी, उतना ही ज़्यादा क्या कहते हैं, आपका जो दायरा है, आपका जो क्षेत्र है वो छोटा होता चला जाएगा। तो आज के समय में क्षेत्र छोटा होकर के, दुनिया छोटी होकर के एक तरीके से विलेज के रूप में देखी जा सकती है, इन्फॉर्मेशन पहुँचने और उसकी स्पीड के आधार पर। तो मार्शल मैकलुहान डी का 3 किस पे कनेक्ट हो रहा है आप देखिए, ये सीधे ऑप्शन नंबर 4 आपके पास आ जाता है। इसमें 1 बाय 1 हम देख लेते हैं और भी ऑप्शन क्या है इसका। ए का मैनुअल कार्सल, इनका इंटरैक्टिव मीडिया कल्चर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 2 अगर आपको ध्यान है तब भी आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सिंस ऑल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर कॉम्पिटेंट एंड नो कॉम्पिटेंट पीपल आर अंडरपेड, देयरफॉर नो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर अंडरपेड, विच फैलेसी इज कमिटेड इन द अबव आर्गुमेंट। हिंदी में देखिए, हिंदी में देखते हैं इसको। चूँकि डॉक्टरी पेशे से जुड़े सभी व्यक्ति सक्षम हैं और कोई भी सक्षम व्यक्ति अल्पवैतनिक नहीं है, इसलिए डॉक्टरी पेशे से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अल्पवैतनिक नहीं है। उक्त तर्क में कौन सा युक्ति दोष है? ठीक है, ये फैलेसीज पे खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप देखिएगा तो हर बार क्वेश्चन लगभग 1 या 2 क्वेश्चन जो है फैलेसी से संबंधित आते हैं। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन सी फैलेसीज यहाँ पर इसमें नहीं होंगी और क्यों नहीं होंगी, हम एग्जांपल से समझेंगे। पहला आप देखिए कि यहाँ पर हेस्टी जनरलाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हेस्टी जनरलाइजेशन इसलिए नहीं होगा कि हेस्टी जनरलाइजेशन जो युक्ति दोष होता है वो कब होता है? जब हम बिना किसी वैलिड रीज़न के किसी एक कंक्लूज़न तक पहुँच जाएं, बिना किसी वैलिड रीज़न के किसी एक कंक्लूज़न तक पहुँच जाएं और ये कह दें कि ये ऐसा है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि मेरे 2 मित्र ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो गए, इस वजह से ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो है वो ख़राब होता है, वो बेकार होता है। तो मैंने जो यहाँ पर कंक्लूज़न ड्रॉ किया कि इसलिए ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो है ख़राब होता है, वो निष्कर्ष मेरा बिना किसी वैलिड रीज़न के था। केवल 2 लोगों की खबर सुनने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, 2 लोग फेल हो गए और इस वजह से मैं ये कहूँ कि पूरे का पूरा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन सिस्टम ख़राब है। तो ये हेस्टी जनरलाइजेशन कहा जाएगा। लेकिन आप जरा देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया, इस स्टेटमेंट में कहीं भी हेस्टी जनरलाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। सिंस ऑल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर कॉम्पिटेंट एंड नो कॉम्पिटेंट पीपल आर अंडरपेड,
ये बात कही जा रही है। तो हेस्टी जनरलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा। अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई स्टेटमेंट जब इफ़ पी देन क्यू वाले फॉर्म में हो, जैसे इफ़ पी देन क्यू वाले फॉर्म में होगा, तो वहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि वहाँ पर अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट फैलेसी होगी। अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट फैलेसी में एग्जांपल देकर के मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे कि मैं ये कहूँ कि अगर बरसात होगी तो सड़कें गीली हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरा मैं ये इसका जो कंक्लूज़न मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सड़कें गीली हैं इसका मतलब है कि बरसात हुई है। देखिए, सड़कें गीली होने का मतलब ये नहीं है कि बरसात हुई है। हो सकता है किसी ने जो है किसी वजह से सड़क पे पानी डाला हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट है, मतलब कि जो आप जिस 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 कंक्लूज़न पे आप पहुँच रहे हैं, उस कंक्लूज़न के लिए आपके पास आपने जो रीज़न लिया है, उस रीज़न में वो चीज़ नहीं है, ठीक है। जो एक वैलिड जो लॉजिकल वे है उसमें होनी चाहिए, वैसा नहीं है। अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट में हमेशा इफ़ पी देन क्यू की बात की जाएगी, लेकिन सिंस ऑल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर कॉम्पिटेंट एंड नो कॉम्पिटेंट पीपल आर अंडरपेड, यहाँ पर वैसी बात नहीं की गई, तो अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट भी नहीं होगा। बेगिंग द क्वेश्चन क्या होता है? बेगिंग द क्वेश्चन भी एक फैलेसी होती है। इसमें क्या होता है कि आप जिस किसी एक पॉइंट से चलते हैं, घूम फिर करके आप लगभग फिर उसी पॉइंट पर पहुंचते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो फैलेसी होती है, इसको हम सर्कुलर रीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कब आती है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंक्लूज़न ऑलरेडी आपने एज्यूम कर रखी है, कोई भी निष्कर्ष आपने ऑलरेडी एज्यूम कर रखा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि बाइबल जो है वो सही है, सत्य है, क्योंकि ये भगवान के कहे हुए शब्द हैं, ठीक है। तो दोनों ही इसमें आप देखिए, जो इसका इंग्लिश का एग्जाम्पल है वो इस तरीके से है कि गॉड एग्जिस्ट बिकॉज द बाइबल सेज सो एंड द बाइबल इज़ ट्रू बिकॉज इट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। तो दोनों ही आप देखिए कि हम गॉड से चले थे और लास्ट में आकर के गॉड तक पहुँचे। तो यहाँ पर बेगिंग द क्वेश्चन जैसी कोई बात नहीं, मतलब एक जगह से हमने प्रारंभ किया और घूम फिर करके हम उसी स्थान पर पहुँच जाएँ। तो यहाँ पूरे आप इसमें स्टेटमेंट में देखिए, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। तो बेगिंग द क्वेश्चन भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर होगा क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। मिडिल क्या है यहाँ पर? जब देखिए, ये आप जो देख रहे हैं कॉम्पिटेंट 2 बार आया है, ठीक है। तो अगर हम इसके 2 टुकड़े करेंगे, मतलब कहने का तात्पर्य ये कि यहाँ से यहाँ तक का जो है ये आपका हो गया निष्कर्ष, और निष्कर्ष के पहले आपका जो प्रिमाइस दिया गया है, ठीक है। इसमें अगर आप 2 हिस्से करेंगे प्रिमाइस के, तो एक हिस्सा यहाँ से बनेगा, ठीक है। एक हिस्सा इसके पहले का, एक हिस्सा इसके बाद का। सिंस ऑल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर कॉम्पिटेंट एक बना, दूसरा बनेगा नो कॉम्पिटेंट पीपल आर अंडरपेड। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट जो शब्द है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। देखने में तो आपको लगेगा कि यार ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसमें वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आपके नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी 2-4 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, जैसे कि स्वयं के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चैनल नंबर्स के ऊपर आप जो है चीज़ों को पढ़ करके जाइएगा, और फैलेसीज़ को ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। फैलेसीज़ के टाइप्स को पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें से आपने 4 फैलेसीज़ के टाइप्स को, जैसा मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, अगर आप उस तरीके के क्वेश्चंस को भी एक बार देख समझ लेंगे तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं नेट क्वालिफाई करने के या नेट से आगे JRF होने के, ठीक है। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर आपकी कोई जिज्ञासा होगी, कोई क्वेरी होगी, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दूं। तो लेता हूं आपसे विदा।